गुड आफ्टरनून एवरीवन, मोनिका। स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके एग्जाम्पल में। प्रियंका जी आ गए हैं। तो यहाँ पर हम भाषा शैली की बात करेंगे और शिल्प आदि की बात करेंगे। महिला आंचल। जो स्टूडेंट्स नए हैं उनके लिए गुड न्यूज ये है कि हम भारत के जो हिंदी भाषा का सॉरी हिंदी साहित्य का जो हिंदी साहित्य का काल विभाजन है और हिंदी साहित्य का जितना इतिहास है उसमें हम पेपर 1 से शुरू करेंगे आपके साथ में मंडे से। अगर आज आपको क्लास लेनी है, मोस्ट वेलकम टू ऑल ऑफ यू, बट योर एक्चुअल क्लासेस वर स्टार्टेड फ्रॉम द कमिंग मंडे। और आज शाम में हम आपके साथ में थोड़ा सा सिलेबस डिस्कशन करेंगे जो हमारा 4 बजे रहेगा। और कहाँ पर रहेगा? वो रहेगा हमारा यूट्यूब पर। ठीक है, 4 बजे का एक इवेंट बना हुआ है, अगर आप उसमें आ जाते हैं तो वेल एंड गुड, अदरवाइज आगे हम चीजों को तो कंटिन्यू करते ही रहेंगे। ठीक है जी। तो यहाँ पर हमारा आज मैला आंचल का लास्ट पार्ट रहेगा। मैला आंचल, मैला आंचल। और इसके अंतर्गत आज है तारीख आपकी 16 सितंबर 2022। ठीक है जी। चलिए, मैला आंचल हमारे नए छात्रों ने भी तो पढ़ ही रखा होगा, नहीं पढ़ा है? नहीं पढ़ा है किसी ने? संगीता जी, आजरा, मेहराज, आप लोगों ने नहीं पढ़ा है मैला आंचल कभी? तो इसकी शिल्प और इसकी भाषा पर बात कर लेते हैं। भाषा पर बात करते हैं एक्चुअली, क्योंकि जब आप लोगों ने एनरोल हुए, जब आप लोग, तो एक बहुत ही खतरनाक सा चीजें चल रहा था, है ना। कुछ बच्चे कह रहे 2 से कर दे। देखिए, अगर हम 2 से करेंगे तो फिर हम 1 ही घंटे ले पाएंगे, है ना, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारी व्यवस्थाएं करनी पड़ती हैं। यहाँ पर स्टूडियोज हैं, ऐसे कई छात्र हैं जिनकी क्लास 4 बजे से ऑलरेडी किसी और बैच में, या 3 बजे से कहीं और है। तो उस करके हम थोड़ा सा अभी तो नहीं कर पाएंगे, बट देखते हैं चीजों को कैसे कर सकते हैं, है ना। ऑप्शनल की टाइमिंग के लिए क्या क्या चीजें हो सकती है उसको देखेंगे, है ना। तो मैला आंचल की भाषा काफी क्लिष्ट है ना। मैला आंचल उपन्यास की भाषा, इस पर ये क्यों है? इसी की नहीं, सभी की ऐसी होती है। अगर जो उपन्यास है, अगर वो आंचलिक उपन्यास है, समझ रहे, अगर वो आंचलिक उपन्यास है तो उसकी भाषा ऐसी ही होती है। आंचलिक का मतलब है कि किसी एक विशेष क्षेत्र या किसी एक पर्टिकुलर रीजन की भाषा। जैसे कि आप अगर देखते होंगे, जैसे मैं अपनी बात बताऊं तो उत्तर प्रदेश के एक जिले और उस जिले के एक छोटे अंचल से मैं बिलोंग करती हूँ। तो वहां पर कुछ ऐसे शब्द हैं जिनको मुझे ऑफिस में उनके मतलब पूछे जाते हैं कि व्हाट यू मीन बाय दैट। तो ऐसे शब्दों को हम चाहे कितनी भी प्रोफेशनली बातें करें, बट वो शब्द हमारे निकल ही आते हैं। और हम तो यहाँ पर एक तरीके से, पूरी ही तरीके से बात करने के समय पर विशेष जोर देते हैं कि ऐसी भाषा का प्रयोग करें जो सामान्य जनमानस को समझ आती हो, है ना। तो जब भी किसी भाषा का विकास होता है वो इसी प्रकार होता है। अगर आपको बोली और भाषा में अंतर में पूछूं तो आप लोगों को क्लियर होगा बोली और भाषा में अंतर? बताएं कितने साथियों को क्लियर है? इस चीज पे थोड़ा सा आप जान लेंगे, क्योंकि जब हम इसमें बोली और भाषाएं पढ़ेंगे हिंदी में, फर्स्ट पेपर में आता है, तो वहां पर भी आपको ये चीजें क्लियर होनी चाहिए। बोली का मतलब होता है डायलेक्ट। क्या होता है? डायलेक्ट, राइट। और भाषा का मतलब होता है लैंग्वेज। अंग्रेजी इसका अगर मैं अनुवाद करूं तो इसका मतलब क्या होता है? लैंग्वेज। अब यहाँ पर इन दोनों में ही कुछ कुछ अंतर होते हैं। कौन से अंतर हैं अगर मैं आपसे पूछूं? तो यहाँ पर जो ये भाषा है ये बोली में लिखी गई है। जैसे वाइस चेयरमैन, गंधी, ये सब क्या है? ये सब यहाँ पर आप लोगों के ऐसे शब्द हैं जिनको कि रेणु जी ने हूबहू जिनको प्रस्तुत किया है ना। जो आपके फणीश्वर नाथ रेणु है, उन्होंने मैला आंचल में पूर्णिया बिहार जिले के मेरीगंज गांव को रिप्रेजेंट किया है। यहाँ पर उन्हें उसे प्रतिनिधित्व प्रदान किया है एक नायक का। और नायक क्योंकि कौन है? मेरीगंज है, तो मेरीगंज में जिस तरीके की भाषा का प्रयोग होता है वही यहाँ पर उन्होंने करा है। ठीक है, तो डायलेक्ट क्या होता है? पहली कंडीशन क्या है किसी भी डायलेक्ट की? कि ये छोटे क्षेत्र में बोला जाता है, छोटे क्षेत्र में बोला जाता है। ठीक है, दूसरी चीज यहाँ पर क्या है कि उस छोटे क्षेत्र में मैटर करेगा सीमित जनसंख्या, सीमित लोगों के द्वारा बोला जाता है। ठीक है, दूसरा यहाँ पर आ जाता है आपका भाषा की। जब मैं बात करती हूँ
तो भाषा का तात्पर्य होता है कि कंपैरेटिवली या तुलनात्मक रूप से, तुलनात्मक रूप से व्यापक यानी बड़े, व्यापक क्षेत्र में बोली जाती है। दूसरी चीज, यहां पर लोगों की संख्या अधिक है इसको बोलने वाले। और तीसरा जो चीज है, तीसरे पर जो हम बात कर रहे हैं, यहां पर इसका अपना व्याकरण होता है, इसका व्याकरण नहीं होता है। ठीक है, इसका क्या होता है? इसका व्याकरण होता है। अभिषेक यादव जी, आप सभी प्रायोरिटी पर हैं, है ना? चलिए, ये क्या है यहाँ पर? इसका व्याकरण नहीं होता है, व्याकरण का अभाव होता है। और व्याकरण का मतलब होता है जो नियम कायदे कानून, जैसे क ख ग घ, है ना, मात्राएं, ये सब क्या है? ये किसी भी बोली में नहीं होती है। ये क्या है? यहाँ पर इनको बोली में ये डेवलप नहीं है, विकसित नहीं है। व्याकरण का अभाव है। और इसमें क्या है? इसका अपना व्याकरण होता है। भाषा का अपना व्याकरण यानी ग्रामर होता है। ठीक है, नेक्स्ट बात कर लेते हैं। इसका अपना व्याकरण होता है, इसका नहीं होता है। दूसरा, इसमें साहित्य लेखन नहीं होता है। इसमें साहित्य लेखन आमतौर पर नहीं होता है। और इसमें ये चीजें समझ में आ गई। तो मेरे हिसाब से भाषा और बोली दोनों चीजें समझ में आई होंगी। आप बताएंगे सभी एक बार कि आपको ये चीजें समझ में आ रही हैं क्या? बताएं एक बार, बताएंगे। बताएं। चीजें समझ में आ रही हैं? बता देंगे एक बार। ओके, लिखिए आगे। मैला आंचल में मैला आंचल में रेणु के द्वारा भाषा के लिए एक विशेष प्रयोग किए गए हैं। भाषा के लिए विशेष प्रयोग किया गया है, जिसमें बड़े स्तर पर उन्होंने सृजनात्मक यानी कि क्रिएटिव एक एक्सपेरिमेंट उन्होंने करा। और उस एक्सपेरिमेंट को यानी कि एक प्रयोगशीलता को, एक प्रयोग को उन्होंने भली भांति परिचित कराते हुए इस उपन्यास की रूपरेखा और कथानक को तैयार करा। और मैला आंचल एक बहुत सफल उपन्यास है। और इसमें कारण ये माना जाता है
इसमें कारण ये माना जाता है कि इसी प्रयोग धर्मिता या प्रयोगशीलता के आधार पर रेणु को इसमें एक विशेष उत्साह मिला। ठीक है, क्योंकि उन्होंने कोई भी आर्टिफिशियलिटी या फिर किसी भी कृत्रिमता का प्रयोग नहीं करा। वो वहीं के थे, वहीं पले बड़े थे, और जिस भाषा में वो खुद पलना बढ़ना सीखे उसी भाषा में उन्होंने साहित्य को सृजन किया, जो उनकी नेचुरलिटी या फिर उनकी जो एक आप कहेंगे जो उनकी कहेंगे स्वाभाविक या नैसर्गिक तरीके को प्रदर्शित करता है। ठीक है, तो बड़े स्तर पर उन्होंने सृजनात्मकता का विकास करते हुए एक सफल उपन्यास के रूप में मैला आंचल को प्रतिस्थापित किया है। ठीक है, हेडिंग इसमें डाल लीजिए। मैला आंचल की भाषा, मैला आंचल की भाषा। ठीक है, नेक्स्ट ये लिख लिया, प्रतिस्थापित किया है। नेक्स्ट लिखेंगे इसमें, मैला आंचल में रेणु ने देशज शब्दों, देखो यहाँ पर जब हम शब्दों के प्रकार पढ़ेंगे तो वहां पर हम देशज विदेशज इस तरीके के शब्दों को पढ़ेंगे। मिहिरराज, व्हाट यू वांट, क्या कह रहे हो मैम? जो आप लिखते हैं उसको लिखते जाना पड़ेगा क्या? हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल 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 लिखते जाना पड़ेगा मिहिरराज। अच्छा, ये नहीं बताया था कि हमने, उसको लिखते जाइए, चीजों को लिखते जाइए। ये अभी ओरली मैं बोल बोल के आपके सामने लिख रही हूँ, जिससे आपकी भी लेखन शैली पर प्रभाव पड़ेगा। ठीक है, अगर मैं कुछ पीपीटीज का भी सहारा लूंगी अगली क्लासेस से, जब हम नए क्लासेस को शुरू करेंगे यहाँ पर, तो उसमें कुछ चीजें लिखी रहेंगी और कुछ चीजें मैं लिख दिया करूंगी। ठीक है, तो उसका भी सहारा लेंगे। रेणु ने देशज शब्दों का, देशज शब्दों को आप लिख सकते हैं, क्या होते हैं देशज शब्द? एक होते हैं विदेशज शब्द, जिनको हमने अरबी, फारसी, तुर्की या कहीं से प्राप्त करा है। दूसरे हमारे अपने देश के, अपने भारतवर्ष के शब्द हैं, जिनको कि हम यहाँ पर अपने ही तरीकों से प्रयोग करते चले आ रहे हैं। देशज शब्दों का भरपूर प्रयोग किया है। ठीक है, यहाँ पर देशज शब्दों का भरपूर प्रयोग किया है हमारे रेणु जी ने मैला आंचल में, तभी आधे लोगों को समझ में नहीं आई है बात। ठीक है, प्रयोग किया है। तथा अब मिहिरराज जी, ये आपकी मर्जी है कि आपको मैला आंचल से शुरू करना है कि अपना नोट्स बनाना, पर जो चीजें लिखवाई जा रही हैं प्लीज नोट डाउन इन ऑन योर नोटबुक, राइट। और जब हम परसों से चीजों को शुरू करेंगे थोड़ा स्लो ठीक है, अभी आप पकड़ेंगे मेरी रिदम को, मैं तो बहुत हल्के स्लो पढ़ा रही हूँ, है ना। ठीक है, चलिए थोड़ा और कोशिश करती हूँ स्लो पढ़ाने की। भरपूर प्रयोग किया है तथा साथ ही तद्भव शब्दों का भी, अब मेरे हिसाब से चीजें क्लियर होंगी। तद्भव क्या है, तत्सम क्या है, देशज क्या है, विदेशज क्या है, ये सब क्लियर है चीजें या नहीं? तथा साथ ही इसमें तद्भव शब्दों का भी प्रयोग किया गया है। यानी कि मैला आंचल में तद्भव शब्द, और देखो एक होते हैं तत्सम शब्द। तत्सम शब्दों का मतलब होता है जो संस्कृत निष्ठ होते हैं। जैसे हमने दिव्या में बुद्ध काल के कुछ शब्दों को पढ़ा था, श्मश्रु,
ठीक है। इस तरीके के जो शब्द है, कपाट, यानी कि ऐसे शब्द जिनको कि हमने हूबहू वहां से लेकर के अपनी भाषा में डाल लिया। तद्भव यानी कि जिनका उद्भव हुआ है, हमने अपने अकॉर्डिंग उन्हें चीजों को बदल लिया। जब हम देशज शब्दों की बात करते हैं, जो हमारे देश के शब्द हैं उनको हम देशज शब्द कहते हैं, और कुछ शब्द हमारे यहाँ पर विदेशज शब्द हैं जिनको हमने दूसरी किसी अन्य भाषा से ले लिया है। ठीक है, तो हमने यहाँ पर तद्भव शब्दों का प्रयोग देखा, हमारे रेणु जी ने तद्भव शब्दों का प्रयोग देखा। और ओके ओके ओके, सुप्रिया, यू फ्रॉम अरुणा, कहाँ से? सुप्रिया, एपी, एपी मीन्स आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश। और व्हाट नेक्स्ट? फिर वेयर इज योर होम स्टेट? हिंदी कमजोर है और आपने हिंदी साहित्य ले लिया। हाँ सुप्रिया, प्लीज टेल मी, आर यू कंफर्टेबल इन हिंदी और नॉट? हिंदी थोड़ा कमजोर नहीं होता है, थोड़ी कमजोर होती है। ठीक है, इज दैट क्लियर विद यू? चलिए, लिख लिया। मैला आंचल में रेणु के द्वारा भाषा के लिए विशेष प्रयोग किए गए, बहुत सारे प्रयोग उन्होंने करे, एक्सपेरिमेंट करे, करके देखते हैं, सोचा। आंध्र प्रदेश, ओके, सो no 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 need to Azra Qureshi, no need to take previous classes, please continue with us, like आप यहाँ से शुरू करें। और सुप्रिया, आपकी जो हिंदी है थोड़ा सा एक्स्ट्रा काम करना पड़ेगा, जो एग्जिस्टिंग स्टूडेंट्स हैं, यू कैन डू दैट, आप कर सकते हो। हिंदी काफी अच्छा विषय है जो आप अच्छे से कर सकती हो, बट थोड़ा सा एक्स्ट्रा मेहनत करने की जरूरत है बाकी स्टूडेंट्स से, क्योंकि इनकी हिंदी एटलीस्ट वैसे वाली ठीक है। इधर हिंदी साहित्य में तो ये भी ऐसे ही है ना, इनको इनके जैसे ही आप हो और इनसे बेहतर भी आप हो, है ना। और इनमें से काफी सारे ऐसे छात्र हैं हमारे साथ जिनको कि शुरुआती दिनों में काफी डर लगता था, है ना, तो आप भी बिल्कुल निडर हो जाओगे, कुछ दिन की बात है। ठीक है, फिर भी कोई दिक्कत अगर आती है तो आप बताइएगा, पर हम बिहार में रहते हैं, कोई बात नहीं, बहुत बढ़िया। तो इसमें क्या है, तद्भव शब्दों का भी प्रयोग किया गया। तद्भव लिख लीजिए अगर आपको कोई दिक्कत हो रही है तो, जिनका उद्भव हुआ है, यानी कि जिनको हमने कहीं से ले करके उनको हमने अपने तरीके से उनको उद्भव कर लिया, उनको डेवलप कर लिया, उनको विकसित कर लिया। ठीक है, तो इसमें मैला आंचल में दोनों ही प्रकार की भाषाओं का प्रयोग किया गया है। लिखिए आगे। उदाहरण के लिए, जैसे ही आप उदाहरण लिखेंगे तो आपको पता होना चाहिए कि क्या उदाहरण होना चाहिए था। तो उदाहरण स्वरूप, यानी कि उदाहरण के लिए यहाँ पर कौन सी चीजों को आप लिख रहे हैं, लिखे। तंत्रिमा टोली, तंत्रिमा टोली में आज घमाघम पंचायत हो रही है। घमाघम तंत्रिमा टोली में आज घमाघम पंचायत हो रही है। आगे लगाएंगे। कौन है हमारे पास बिहार से जो इस घमाघम का मतलब बता सके? बताएं, बताएं फटाफट से। नेक्स्ट लिखेंगे। मैला आंचल में मैला आंचल उपन्यास में फणीश्वर नाथ रेणु अंग्रेजी का प्रयोग भी करते हैं, परंतु अंग्रेजी भी कैसी है, अंग्रेजी भी उसी कलेवर में है। जैसे
सभी जेंटो और लेडीजों को यह सूचित किया जा रहा है, जेंटो, ठीक है, यानी कि एक तरीके का क्या है, उसी आंचलिक कलेवर में उसे बदल दिया गया है। मैला आंचल उपन्यास में फणीश्वर नाथ अंग्रेजी का प्रयोग भी करते हैं, परंतु उसे भी आंचलिक पेवर में ढाल दिया गया है। जैसे जैसे भैंस चर्मन, क्या है भैंस चर्मन? जैसे टीसन, टीसन, ठीक है, जैसे रायबरेली, यानी कि अंग्रेजी का लाइब्रेरी को उन्होंने रायबरेली बना दिया। क्या है ये? लाइब्रेरी, वाइस चेयरमैन, और टीशन माने स्टेशन। जब आप पढ़ेंगे इस उपन्यास को तो आपको पता चलेगा कि रेणु जी एक विकृत इंग्लिश को निकाल करके लेकर के आए, विकृत जिसका स्वरूप बदल दिया हो, जिसका स्वरूप नेगेटिवली बदल दिया हो, दैट इज नोन एज विकृत। लिखे इनको, लिख लिया? डन। आप इस तरीके के शब्दों को अपने पेपर में लिख सकते हैं, ठीक है, ठीक है, आप इस तरीके के शब्दों को अपने पेपर में लिख सकते हैं। इस तरीके के शब्दों इस तरीके के शब्दों का प्रयोग मैला आंचल में लगातार देखने को मिला है, देखने को मिला है, जिस आधार पर यह कहा जा सकता है कि इस उपन्यास में अंग्रेजी शब्दों को विकृत कर प्रस्तुत किया विकृत तरीके से प्रस्तुत किया गया है। आगे लिखेंगे, डॉक्टर प्रशांत जैसे सुशिक्षित
पात्र के माध्यम से रेणु ने अंग्रेजी तथा संस्कृत भी बुलवाई है। संस्कृत, ठीक है। संस्कृत यानी कि एक सुसंस्कृत भाषा है, हर कोई तो नहीं बोल सकता। तो डॉक्टर प्रशांत जैसे सुशिक्षित पात्र के माध्यम ने रेणु ने अंग्रेजी तथा संस्कृत के परिष्कृत रूप या सुलझे हुए रूप, या आप कह सकते हैं कि परिष्कृत रूप को भी दिखाया है। कई तत्समी शब्दों के प्रयोग से, कई तत्समी शब्दों के प्रयोग से मैला आंचल में कथन उपकथनों का संचार हुआ। ठीक, लिख लिया, लिखते चले साथ ही साथ। कई कथन उपकथन किससे बने हैं? संस्कृत से, अंग्रेजी से। डन। लिख लिया। ओके, नोटेड, वेरी गुड। जैसे क्या कहते हैं डॉक्टर प्रशांत, यहाँ पर कहते हैं कि हिंसा से जर्जर, हिंसा से जर्जर। जर्जर को कौन सा शब्द है? जर्जर यहाँ पर एक तरीके की किसको दर्शा रहा है? जर्जर का मतलब है विनाश हुआ। सुशिक्षित गलत लिखा है, देख लेती हूँ, हो सकता है मात्रा का कोई गलत हो गया हो। हाँ, गलत लिखा है, बिल्कुल सही बात है। सुशिक्षित ऐसे तो बनेगा, कैसे लिखा हुआ था मैंने? अब सही है, देखना, ठीक है, एक बार देख लेना इसको। आगे देख लेते हैं। हिंसा से जर्जर प्रकृति रो रही है, ये कौन कहते हैं? डॉक्टर प्रशांत कहते हैं। व्याध के तीर से जख्मी, व्याध के तीर से जख्मी हिरन, व्याध के तीर से जख्मी हिरन शावक सी मानवता, शावक सी मानवता को पनाह कहाँ मिले?
डॉक्टर प्रशांत यहाँ पर क्षतिग्रस्त होता है, जर्जरमान, बिल्कुल। और वो ठीक था मेहर, जर्जर एकदम बर्बाद हुई प्रकृति रो रही, व्याध के तीर से जख्मी हिरन, व्याध के तीर से जख्मी हिरन, शावक सी मानवता को पनाह कहाँ मिले। कौन कह रहे हैं? ये कह रहे हैं हमारे डॉक्टर प्रशांत। यहीं पर ऐसे भी पेज, ऐसे भी वो है महामानव जो टीशन टीशन स्टेशन, गंदी गांधी, ठीक है। क्लास दिख रही है? क्लास दिख रही है ना आपको? मुझे स्क्रीन पे कुछ और दिखने लगा, आपको दिख रही है? एक बार बता दे। नेक्स्ट, दिख रही है, ओके। रेणु ने मैला आंचल में आंचलिकता का निर्वहन करते हुए विदापत नृत्य, विदापत नृत्य जाट जाटिन के खेल, भौजिया के गीत, आदि के आधार पर आदि के आधार पर स्थानीय संगीत एवं नृत्य को अभिव्यक्ति दी है, अभिव्यक्ति दी है, जिसके आधार पर आंचलिकता के रंग को और गहरा ठीक है, गीत गाए हैं, गाड़ीवान गीत गा रहे हैं, ठीक है। इन सब के आधारों पर इस रंग को और ज्यादा गाढ़ा किया जा सकता था, और ज्यादा गाढ़ा किया जा सकता था। ठीक, आप भी गीत गाना, बढ़िया, चलो लिखो। डन। तो यहां पर लिखेंगे, याद जो आवे है प्यारी तोहरी सूरतिया से, याद जो आवे है प्यारी तोहरी सूरतिया से,
है, मतलब मजा सा आ गया एकदम। नहीं, याद जो आवे है प्यारी तेरी सुरतिया से, शाले करे जेवा में तीर जी। कलेजे में क्या हो रहा है? कलेजे में तीर लग गया है। आगे लिखें, हथवा रंगाए सैया देहरी बैठाई गईल। देहरी बैठाई गईल, फिरहू न लिहले, फिरहू न लिहले उदेश रे भौजिया। ठीक है, मतलब मजा ही आ गया। जो समझते होंगे, जो सेंटिमेंट्स किसी के जुड़े होंगे। याद जो आवे है तेरी, याद जो आवे है प्यारी तोहरी सुरतिया से, शाले करे जब में तीर जी। हथवा रंगाए सैया देहरी बठाई गई ले, फिर हूं न लिहले उदेश रे भौजिया। किस किस को आया समझ में? हम्म, ठीक है, डन। आगे, आंचलिक उपन्यासों की, आंचलिक उपन्यासों की विशेष बात है कि, विशेष बात यह होती है कि इनमें लोकोक्तियां, इनमें लोकोक्तियां एवं मुहावरे भरपूर मात्रा में प्रयोग किए जाते हैं। ठीक है, इनमें लोकोक्तियां और मुहावरों का भरपूर प्रयोग क्योंकि स्थानीयता, स्थानीयता को दर्शाने का ये एक अच्छा तरीका है। दर्शाने का यह एक विशेष तरीका होता है। मैला आंचल में भी, मैला आंचल में भी अन्य आंचलिक उपन्यासों की तरह, अन्य आंचलिक उपन्यासों की तरह मुहावरेदार भाषा का प्रयोग किया गया है। ठीक है, मुहावरेदार भाषा का प्रयोग किया गया है। आगे चलेंगे। इसमें मुहावरों का, जैसे उसमें कहा है कि शास्त्र में कहा है कि जर जोरू जमीन वाला जो किस्सा था, है ना, तो वो शास्त्र वाली बात भी आप यहाँ पर लिख लेंगे। शास्त्र को शास्त्र ही लिखेंगे। शास्त्र
में कहा है, क्या कहा है शास्त्र में? यहाँ पर मुहावरा है, जोरू जमीन जोर का, जोरू जमीन जोर का, नहीं तो किसी और का, नहीं तो किसी और का। जोरू जमीन जोर का, नहीं तो किसी और का। ठीक है, नेक्स्ट एक और यहाँ पर कहा गया है, माघ का जाड़ा, माघ का, माघ मतलब बहुत ही, जब जनवरी फरवरी का सर्दी होता है, माघ का जाड़ा तो बाघ को भी ठंडा कर देता है, बाघ को भी ठंडा कर, माघ का जाड़ा तो बाघ को भी ठंडा कर देता है। ठीक है, नेक्स्ट, नेक्स्ट, आंचलिक उपन्यास, आंचलिक उपन्यासों की भाषा में एक विशेष, एक विशेषता यह भी होती है, यह भी होती है कि इनमें यदि ध्वनि, इनमें यदि ध्वनि नाद कराया जाए तो पाठक वर्ग उसे अपने से जोड़ पाता है, अपने से जोड़कर उसके अर्थ को और अच्छे से समझ पाता है, जो एक प्रकार का, जो रचना में, रचना में जो रचना में एक प्रकार का क्या करती है, चमत्कार उत्पन्न करती है। जैसे यहां पर भी हुआ है, डिम, डिमिक, डिमिक, ध्वनियां, धिन्ना, धिन्ना, धन्ना, धिन्ना, धागिड़, धिन्ना। ठीक है, धिन्ना, धिन्ना, धागड़, धिन्ना, डिम, डिमिक, डिमिक, ये सब क्या है? ये सब ध्वनियां हैं। इन ध्वनियों के आधार पर पाठक अपने आप को यहाँ पर रिलेट कर पाता है। ठीक है, नेक्स्ट, आगे लिखेंगे।
डन। नेक्स्ट। आंचलिक उपन्यासों में कटाक्ष एक दूसरे के ऊपर कटाक्ष तथा व्यंग चलते ही रहते हैं। अतः मैला आंचल में रेणु को जब भी किसी को कोई ताना उलाहना मारना हुआ, ताना या उलाहना मारना हुआ, तो वो उस मौके से वे उस मौके को चूक नहीं रहे हैं, मौके को चूक नहीं रहे हैं, वरन बढ़ चढ़कर क्या कह रहे हैं राजा, क्या दिक्कत है? उल्हाना मारना हुआ तो वो उस मौके को चूक नहीं रहे हैं, बढ़ चढ़कर उसे बता रहे हैं। ठीक है जी, लिख लीजिए। लिखिए इसमें रेणु ने इस व्यंग्यात्मक रवैये को प्रकट करते हुए सच्चाइयों से अवगत कराया है, यानी कि जैसे नहीं तो पोले खोलना किसी की, वो बताया है। पाठक वर्ग को उपन्यास में सम्मिलित पात्रों की झूठी सच्चाई से अवगत कराना चाहा। ठीक, डन। लिखिए आगे।
चले, सच्चाई से अवगत कराना चाहा है। क्या कहते हैं कि बुढ़ेती में तो, किसके लिए कह रहे हैं, लक्ष्मी को ले आए हैं ना वे, बुढ़ेती में तो आदमी की इंद्रियां शिथिल हो जाती है, आदमी की इंद्रियां आदमी की इंद्रियां शिथिल हो जाती हैं, माया के प्रबल घात को, माया के मतलब माया इतना स्ट्रोंग तरीके से आघात करती है, ठीक है, क्या करती है, स्ट्रोंग तरीके से आघात करती है ना, तो उसको भी सहने की, माया के प्रबल आघात को संभाल नहीं सकती, आघात को ठीक है, इंद्रियां नहीं संभाल सकेंगी माया के आघात को, इसलिए तो साधु ब्रह्मचारी यहां पर कटाक्ष कर रहे हैं, इसलिए तो साधु ब्रह्मचारी, इसलिए तो साधु ब्रह्मचारी बुढ़ापे में माया के बस में हो जाते हैं। लोग क्योंकि संभाल ही नहीं पा रही हैं उनकी जो वो थी इंद्रियां, बुढ़ापे के बस में हो जाते हैं। यह तो महंत साहब को ही, साहब का दोख नहीं, दोख नहीं यानी दोष नहीं, यह तो महंत साहब का दोख यानी कि दोष नहीं, यह तो महंत साहब का दोख नहीं यानी दोष नहीं, उसका भाग ही खराब है। उसका भाग यानी भाग्य, ठीक है, भाग यानी भाग्य, भाग ही खराब है यदि वह नहीं होता, यदि वह नहीं होती तो महंत साहब, तो महंत साहेब सतगुरु के रास्ते से नहीं दिखते, मतलब एकदम कहां पे चले जाते, सदगुरु में ही चले जाते, उन्हीं के होके रह जाते, रास्ते से नहीं डिगते। यह ध्रुव सत्य है, दोष तो लक्ष्मी का ही है, दोष तो किसका है, लक्ष्मी का ही है, लक्ष्मी को लाछमी लिखते हैं ये। बुढ़ापे में माया के वश में बिल्कुल अब कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि इनकी इंद्रियां जो है शिथिल हो चुकी हैं, अब ये वो नहीं कर पाती है, मना नहीं कर पाती किसी चीज को, अब ये कहती हैं चलो ठीक है जो हो रहा है एकदम ठीक हो रहा है। तो यहां पर यही बताया गया है।
चले। ठीक है, पेपर में वैसे ही लक्ष्मी लिखना है जैसे इसमें लिखा है। लक्ष्मी, लक्ष्मी नहीं लिखना है, लक्ष्मी नहीं लिखना है, लक्ष्मी लिखना है। कह रहे बुढ़ेती में तो इंद्रियां जो है इंसान की शिथिल हो जाती हैं, ढीली पड़ जाती हैं, कंट्रोल नहीं रहता। माया आई तुरंत से, उसका जो आघात पड़ा माया का, उस आघात को इंद्रियां सह नहीं पा रही हैं, क्योंकि वो आघात बहुत ही प्रबल है, तेज है। उस आघात को कोई वो नहीं कर पा रही है, मतलब उसको रिवोल्ट नहीं कर पा रही है कि नहीं 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 है तो। मतलब पहले क्या होता है, जैसे कि हमारी जो इम्यूनिटी सिस्टम होती है, वो जैसे हमारे प्रति रोग आते हैं तो प्रतिरोधक क्षमता उन्हें धकेल देती है। पर जिसकी रोग प्रतिरोधक क्षमता कमजोर, तो वो क्या है, उसकी नहीं हो पाएगी भाई। तो वही यहाँ पर कह रहे हैं। तो इसलिए तो जो साधु और ब्रह्मचारी लोग होते हैं, वो लोग यहाँ पर बुढ़ापे में कहाँ चले जाते हैं, वो मतलब बुढ़ापे में साधु ब्रह्मचारी लोग बुढ़ापे में क्या हो जाते हैं, उसके बस में हो जाते हैं माया के। वो आती है, वो रिवोल्ट नहीं कर पाते हैं। ये तो महंत साहब को दोष नहीं है, यानी कि उनका दोष नहीं है महंत साहब का, उनको बेचारे, वो तो बूढ़े हो गए थे बेचारे। ये तो दोष लक्ष्मी का है, जो माया रूपी लक्ष्मी उनके ऊपर आ पड़ी, समझ रहे। तो ये जो है ध्रुव सत है, यानी कि जिस प्रकार से ध्रुव तारा अपनी जगह अटल है, वैसे ही राजा महाराज, जो ये महाराज टाइप के लोग हैं, मठाधीश है, ये बहुत अच्छे विचार है। ये तो अपनी जगह से डिगना भी नहीं चाहते, तो मतलब क्या करें। तो बुढ़ापे ने इनकी बुद्धि जो है शिथिल कर दी है, इनकी इंद्रियां शिथिल कर दी है, ये चीजें हैं। अच्छा, यहाँ पर अब हमारे ये जो उपन्यास है ये खत्म हो चुके हैं, और मेरे पास में आपके जो नोट्स हैं वो लगभग तैयार हैं। उनमें बहुत सारी मुझे चीजें करनी है, जिसके लिए मुझे चाहिए समय। मैं यहाँ से जाती हूँ, मुझे बच जाते हैं रात के 9 या 10, अगले दिन फिर मुझे सुबह आना होता है। तो मैं कल का दिन आपसे ले रही हूँ, ठीक है। और बाकी तब तक हमारे साथ जो बच्चे हैं वो भी अपना लाइन पे आ जाएंगे, पकड़ लेंगे चीजों को। तो इस नोट्स को मेरे पास कुछ तो है प्रिंटेड, पर प्रिंटेड में दिक्कत यह आती है कि वो मिस्टेक करते हैं, फिर मुझे करेक्शन करनी पड़ती है, और फिर उसमें मुझे बहुत सारा टाइम लग जाता है। तो मैं ये कह रही हूँ आपको, आप बताना इसमें अपनी राय देना मुझे, कि नोट्स अगर मैं आपको हैंड रिटन दे दूं तो कैसा रहेगा, बताइए जरा। हैंड रिटन नोट्स अगर मैं आपको दे दूं तो कैसी रहेगी बात। तो मैं हाथ से लिखे हुए जो मेरे पास है, क्योंकि मैं ये चाहती हूँ कि जो हमने 4 उपन्यास करे हैं, इन 4 उपन्यासों के नोट्स आपके पास अब तक के पहुंच जाने चाहिए थे, ताकि आप अपनी चीजों को अच्छे से रेक्टिफाई करते हुए बढ़िया से इन्हें बना लेते, ठीक है। तो अगर आपको चाहिए हैंड रिटन, तो आपके पास ये संडे इवनिंग तक आ जाएंगे सारे। और भाई अगर आपको चाहिए टाइप्ड, तो फिर उसमें मुझे लगेगा समय। और फिर वो मेरे पास दिव्या के तो हैंड रिटन वो है, मतलब टाइप्ड है, टाइप्ड है, ठीक है। कौन से है टाइप्ड? राजा, मेरे यहाँ मेड आती है, तो मेड बनाती है खाना वाना, काम वाम नहीं करना मुझे, घर भर का कोई ऐसा कोई प्रेशर नहीं होता है मेरे ऊपर, मेरे यहाँ आती है मेड वगैरह, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है वो तो मैं ये पूछ रही हूँ आपसे कि क्योंकि इस पे ना बैठना पड़ता है, नोट्स पे जो टाइप कर रहा है उसके पास बैठना पड़ता है, ठीक है, उसके पास बैठना पड़ता है टाइपिस्ट के, फिर उसे बताओ यहाँ पे तुम ऐसे लिखो, क्योंकि मैं लिखती हूँ हाथ से, ठीक है। हाथ से इन द सेंस कि कहीं अगर किसी का फोटो वोटो खींच के देना है तो उसको दे दो, ले भैया कर दे टाइप, तो वो कर देगा, ठीक है। वो क्या कर देगा, वो टाइप तो कर देगा, उससे कोई दिक्कत नहीं है, पर मुझे तो बोलना ही है ना उसको, है ना। हाँ बिल्कुल अनामिका, जस्ट डोंट वरी,
आप परेशान मत होइए, ठीक है। तो ये मैं आपको डलवा देती हूँ, है ना। बताओ। तो हैंड रिटन चलेगा? हाँ जी। अच्छा, आवाज नहीं, आवाज अब आ गई आवाज। मैला आंचल का शिल्प, यानी कि मैला आंचल का जो शिल्प है, शिल्प का मतलब होता है लगभग विशेषताएं। लगभग क्या होता है? विशेषताएं होता है, ठीक है। विशेषताओं का मतलब हुआ कि इसकी क्या क्या खास बात है। मैला आंचल का जो कथानक है वो बहुत ज्यादा विस्तृत है, बहुत ज्यादा विशाल है। विशाल इसलिए है क्योंकि इसमें, अब आ रही है ना, अब आ रही है, क्योंकि इसमें लगभग 254 पात्र हैं, ठीक है। और 254 पात्र हैं, क्यों है 254 पात्र? इसलिए हैं क्योंकि इन्होंने पूरे के पूरे पक्षों को समेटने की कोशिश करी है, इसमें समेटने की कोशिश की है। कथानक में प्रस्तुत या कथानक में प्रस्तुत मेरीगंज एक सीमित क्षेत्र है। क्या है? एक सीमित क्षेत्र है तथा मेरीगंज के आसपास छोटे शहरों के वर्णन को भी कथानक का हिस्सा बनाया गया।
कथानक का काल यानी कि समय काल भी सीमित ही है, जिसमें 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 लिख लिया। काल भी सीमित है, जिसमें कुछ घटनाएं स्वतंत्रता प्राप्ति से पहले कुछ स्वाधीनता संग्राम की तथा गांधी जी के श्राद्ध आदि की शामिल की गई हैं, जिनके कारण मैला आंचल काल के पक्ष का अतिक्रमण नहीं करता है। अतिक्रमण भी नहीं हो रहा है यहां पर, यानी कि कोई क्रॉस नहीं हो रही है चीजें। ठीक है, लिखें। मैला आंचल उपन्यास में पात्रों की भरमार संख्या होने के बावजूद भी उपन्यास को खंडित होते हुए उपन्यास को खंडित होते हुए नहीं देखा जा सकता, नहीं देखा गया, क्योंकि क्योंकि कथानक की बुनावट कथानक की कसावट तथा बुनावट बेहतरीन ढंग से की गई है। कुछ मुख्य पात्रों जिनमें 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 डन डॉक्टर प्रशांत जिनमें डॉक्टर प्रशांत, बावन दास, कालीचरण, बालदेव आदि की
कथाओं को अधिक विस्तार मिला है, अधिक विस्तार मिला है, परंतु सभी पात्रों को उनकी प्रासंगिकता के आधार पर भूमिका निर्वहन कराई गई है। अतः मैला आंचल के कथानक से कहीं भी यह प्रतीत नहीं होता रेणु जी ने पाठकों पर कथानक को थोपने का प्रयास किया है। ठीक है भाई, लिख लिया। ये है हमारा इसका शिल्प। समझ में आ गई चीजें? चलिए, तो अगर हमने कल क्लास नहीं रखी तो हम रखेंगे जूम मीटिंग। ठीक है, अगर हमने कल क्लास नहीं रखी, वो देखते हैं कल और मेरी क्या क्या एंगेजमेंट्स हैं इधर, जो सार्थक वाले हैं फिर उनके साथ भी जूम मीटिंग रख लेंगे। तो कल अगर क्लास नहीं रखी तो हम रखेंगे जूम मीटिंग, और अगर क्लास रखी तो बहुत ही बढ़िया है ना, नहीं तो फिर हम मंडे को मिलेंगे हिंदी साहित्य के इतिहास के साथ। आप सभी बढ़िया से देख के आना चीजें, ताकि मैं और आप दोनों मिलकर आगे बढ़ सके और थोड़ा थोड़ा पीपीटी पे भी काम कर सके और थोड़ा थोड़ा बोर्ड पे भी काम कर सके। ठीक है, नोट्स आपके, मेरी पूरी कोशिश रहेगी संडे इवनिंग तक आपके हैंड रिटन नोट्स पहुंच जाएं आप तक, यानी कि एप्लीकेशन पे, घर पे नहीं। ठीक है, तो जी जूम मीटिंग हम कर लेंगे ताकि मैं आपको और आप मुझे अच्छे से पहचान लें, है ना। चलिए, तो बहुत इस यात्रा में, इस सुखद यात्रा में आप सभी का बहुत स्वागत है, और हम सब साथ में मिलकर बहेंगे आगे, साथ में मिलकर चलेंगे। नए बच्चों को, पुराने बच्चों को, किन्हीं भी स्टूडेंट्स को ये चीज नहीं लगनी चाहिए कि हम इग्नोर, हम प्रायोरिटी पे, हम अंडर प्रायोरिटी, कोई भी नहीं है, ऑल आर इक्वल हेयर। हाँ, जिसे ज्यादा समस्या होगी उसको थोड़ा और प्रायोरिटी पे रखा जाएगा। ठीक है, ईमेल एड्रेस क्या है मेरा, वो आपने सभी ने देख लिया होगा, और उसको अगर आपने नहीं देखा है तो देख लेंगे। monica.exampur है ना, इट्स ऑफिशियल ईमेल आईडी @gmail.com। अगर कोई स्टूडेंट हमारे साथ इतना रेगुलर है यहाँ पर, तो वो इन चीजों को अच्छे से जान लेता होगा, है ना। तो ये यहाँ पर ईमेल है हमारा, और इन चीजों को हम आगे बढ़ाते हुए चलेंगे, दिक्कत किसी को नहीं होनी चाहिए। कल देख लेना एक बार, इवेंट बना होगा 12 बजे से पहले बन जाएगा, 11 बजे से पहले बन जाएगा। ठीक है, नहीं तो फिर हम जो है इसे मंडे को अपना हिंदी साहित्य के इतिहास के साथ नवी कॉपी बना लेना, हिंदी साहित्य का इतिहास। ठीक है, इससे पढ़ेंगे हिंदी साहित्य का इतिहास, नया टॉपिक रहेगा टॉपिक। ठीक है जी, चलिए, थैंक यू सो मच टू एवरीवन, बहुत अच्छा लगा आप लोगों के साथ जुड़ के। ठीक है, धन्यवाद, थैंक यू सो मच।